and welcome to the class. This is lecture number 3, Introduction to Human Resource Management. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या रही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे ये बनी है, इसकी जर्नी में क्या क्या स्टेप्स रहे हैं, और इसके अलावा हम करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंडिया में जो ग्रोथ हुई है या जो इसका उद्भव हुआ है वो कैसे हुआ है, इसमें क्या करना है, ये आपको लेक्चर के एंड में पता चलेगा. फिलहाल हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ HRM एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ HRM. सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ HRM. इसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, तो इसमें ये हर स्टेप आपको जो है क्रोनोलॉजिकली दिखाए गए हैं. सबसे पहले HRM की हिस्ट्री में इंडियन रिवॉल्यूशन का टाइम आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का उसके बाद टाइम आया था ट्रेड यूनियनिज्म का, देन टाइम आया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो आप मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो, आपको पता है FW टेलर के बारे में. देन उसके बाद आया था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का टाइम, उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट हुआ था, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर का टाइम आया था. सबसे पहले हम देखेंगे कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या, इस टाइम पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, उसको किस तरीके से देखा जाता था, उनके प्रति क्या बर्ताव होता था, और इंडस्ट्री में इस वक्त किस तरीके का प्रचलन था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में का जो हम याद करते हैं इस टाइम पीरियड को, वो हम याद करते हैं मेनली कि इस टाइम पीरियड पे मशीन्स और फैक्ट्री सिस्टम और मास प्रोडक्शन, इसको लेकर हम इसे याद करते हैं कि इन सब चीज़ों की इस टाइम पे डेवलपमेंट हुई थी. मास प्रोडक्शन आपका होने लगा था, असेंबली लाइंस बनने लगी थी, आपका जो है पूरी तरह से फैक्ट्री सिस्टम आपने एक एस्टेब्लिश किया था. इंसानों को भी आप मशीन्स की तरह ही यूज़ करते थे, उनको उसी तरीके से साइंटिफिकली मैनेज किया जाता था. किस तरीके से वेस्टेज को कम करना है, किस तरीके से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, मैक्सिमम रखना है. FW टेलर को हम सब जानते हैं, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे. तो इस दौर में आपके पास फैक्ट्री सिस्टम आया था, और इस दौर में मास प्रोडक्शन का टाइम था, मतलब आप बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करते थे. इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है आपकी, वो गांवों से निकल के शहरों में आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी फैक्ट्रीज खुल रही थी और वहाँ पे उनको जॉब मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट मिल रहे थे. इस दौरान पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए थे और स्पेशलाइजेशंस आ गई थी. स्पेशलाइजेशन का FW टेलर ने भी एक सिद्धांत दिया है, स्पेशलाइजेशन, जहाँ आप एक व्यक्ति को कोई एक काम सिखाते हो, उसको उसमें स्पेशलाइज कराते हो, और फिर वो वही काम रिपीटेडली बार बार करता है, जिससे कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली उस काम को करता है, और उसमें वो टाइम की भी सेविंग करता है और कॉस्ट की भी सेविंग करता है. यहाँ पे इन सब चीज़ों से क्या रिजल्ट हुआ, ये जो फैक्ट्री सिस्टम आया, मास प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी चेंज आए, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, इतनी बहुत ज़्यादा एकदम से ही हुआ ये सब कुछ, और स्पेशलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया. इससे क्या हुआ कि आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है, जहाँ पहले आप काम करते थे, छोटी छोटी दुकानें होती थी, लोग घरों में ही जो है अपना कुछ सामान बनाने का, या कोई कारीगर है तो वो घर में ही काम करता था, वहीं पे जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर वहीं बनेगा, उसी से फिर आसपास के लोग खरीद के ले जाएंगे. इस रेजिडेंस की बजाय जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है, काम करने का जो जगह है, वो फैक्ट्री में तब्दील हो गई. एम्प्लॉयर जो है, उनका एम्प्लॉय से पर्सनल टच छूट गया, क्योंकि पहले काम बहुत ही छोटे लेवल पे होता था, घर पे ही, घर के पास ही छोटी सी दुकान बन गई, एक छोटी सी फैक्ट्री दुकान की तरह, वहाँ 4 एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे, तो एम्प्लॉयर का उनके साथ पर्सनल टच रहता था, व्यक्तिगत रूप से वो उनसे कनेक्टेड था. बट अब क्या हुआ, अब क्योंकि आपका जो सारा जो वर्क, प्लेस ऑफ वर्क है, काम करने की जो जगह है, वो एक बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हो गई, तो वहाँ आपके पास सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपके लिए वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आप हर किसी के साथ पर्सनल टच नहीं रहता है. इस टाइम पे मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशलाइजेशन बढ़ गई, जॉब रूटीन हो गया, मोनोटोनस हो गया. रूटीन मीन्स आप वही चीज़ बार बार कर रहे हो. अगर आप कुछ विजुअल को अगर हम ध्यान में रखें, यहाँ मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगी जिससे आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी. विजुअल में वहाँ क्या है कि आप एक ही चीज़ को
बार बार कर रहे हो, रोज आप जॉब पे जाते हो, आप वही काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पैकेट बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या हम मान के चलते हैं कि आप चिप्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते हो फॉर एग्जाम्पल। उस टाइम पे एक पर्सन, मान लीजिए, ये बस एक एग्जांपल, एक पर्सन मान लो आलू को धो के बाहर निकाल रहा है, दूसरा उसी धोए हुए आलू को छील रहा है, फिर वो तीसरे के पास भेजता है, तीसरा उसको काटता है, वो चौथे के पास जाता है, फिर चौथा उसको तलता है, फिर वो पांचवे के पास जाता है, वो उस पर मसाला डालता है, फिर वो छठे के पास जाता है, वो उसको पैकेट में डाल के उसको पैक करता है, फिर वो सातवें के पास जाता है और सातवां उस पैकेट को एक जगह पे रखता है, एक बॉक्स के अंदर रखता है। तो पहला पर्सन रोज जाएगा, रोज वही काम करेगा, दूसरा पर्सन रोज जाएगा, रोज आलू छीलेगा। इससे स्पेशलाइजेशन हो गई कि आलू छीलने वाले पर्सन को आलू छीलने में इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई, इसका स्पेशलिस्ट होगा कि अब उसको बहुत कम टाइम लग रहा है उन आलू को छीलने में, और वो जॉब में ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। तो रूटीन वर्क हो गया, और ये मोनोटोनस होता है। अगर आपके वर्क में क्रिएटिविटी ना हो, आप रोज वही काम कर रहे हो, तो वो उबाऊ बन जाता है। मैकेनाइजेशन हो गई कि अब इंसान भी मशीनों की तरह काम कर रहे थे। ये एक बहुत ज़रूरी हो गया उस टाइम के ऊपर कि आप एक अलग पर्सन को जो है एक जॉब पे रखे, जो लेबर की प्रॉब्लम्स को दूर करे, क्योंकि आपके पास इतना सारा लेबर है, सैकड़ों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में आपके पास मजदूर काम कर रहे हैं। तो जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर है, वो उनके साथ पर्सनल टच तो रख नहीं पाता, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे दूर किया जाए, इस चीज़ के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाता। तो एक स्पेशल पर्सन को रखने की ज़रूरत पड़ी, सेपरेट पर्सन, जो उन लेबर की प्रॉब्लम को दूर कर सके। इसी टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मैकेनाइजेशन बहुत बढ़ गया, इंसानों से भी मशीनों की तरह काम कराया जाता है। जैसे मैंने बताया, एक आलू छीलेगा तो रोज जाके वो वही करेगा, वो आलू छील के आगे वाले को देगा तो वो काटेगा। तो लोग भी ऐसे मशीनों की तरह काम करने लगे कि उन लोगों को कमोडिटी की तरह देखा जाने लगा, ना कि रिसोर्सेज की तरह। उनको ऐसे साधनों की तरह देखा जाने लगा जिसको आप खरीद सकते हो और जिसको आप बेच सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे जो लेबर का मूवमेंट है वो गांवों से शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि शहरों में उनको बहुत काम मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, आदमी भी और महिलाएं भी, सबको काम वहाँ पे मिल रहा था। तो इस टाइम पे लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे लेबर को इस तरीके से ट्रीट किया जाने लगा जैसे वो एक कमोडिटी है जिसको आप खरीद या बेच सकते हो। तो उनका जो ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे उनको जो देखना होता है, वो चीज़ बहुत ही कम थी। जो इस टाइम पे जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी ना, जिसमें लोग विश्वास करते थे, वो थी आपकी लेसेज फेयर। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, वो बिजनेसेस में दखल नहीं देती थी। तो गवर्नमेंट ने जो लेबर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो दखल नहीं देती थी बिजनेस के काम में। वो एम्प्लॉयर कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करता है, कैसे वो उनको ट्रीट करता है, ये उनके अपने ऊपर था, गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं था। सो लेसेज फेयर की यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी, राजनीतिक एक विचारधारा, ये प्रेवलेंट थी। लेसेज फेयर, इसका क्या मतलब होता है? लेसेज फेयर का अगर मैं उस एक प्रॉपर मीनिंग बताऊँ तो इसका मतलब एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें आप सामने वाले को के काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देते हो, उसको जो काम करना है वो करने देते हो। यहाँ पे जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड में जो इसका मतलब होता है वो ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो बिजनेसेस के मामलों में दखल नहीं देती, उनको अपने हिसाब से काम करने देती है, उनको फ्री काम करने देती है। इस वजह से जो बिजनेस फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता था उस टाइम पे। इस वजह से आज के टाइम पे तो मजदूरों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी है, बहुत सारी उनके जो है क्या कहते हैं, बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा, जो औरतें हैं वो इस रात के बाद काम, अंधेरे के बाद काम नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जो पॉलिसीज बनी होती हैं, उनको एक मिनिमम वेज डिसाइडेड होती है। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनसे मशीनों की तरह काम लिया जाता था और आपके पास इतना लेबर आया था एकदम से। अभी मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए चलाऊंगी जिसमें आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उस टाइम पे फैक्ट्रीज में किस तरीके का काम होता था। Industrial Revolution, 18th to 19th century.
The economic developments of the 1800s saw the development of agrarian and handicraft economies in Europe and America transform into industrial urbanized ones. The term to describe this phenomenon would be known as the Industrial Revolution, and was first used by French writers but made popular by English economic historian Arnold Toynbee. The Industrial Revolution was underpinned by the Agricultural Revolution. From the mid-18th century to the mid-19th century, agricultural production increased significantly. The huge increase in food output supported the expansion and sustained a large population and boosted trade. The increased use of machines over human or animal power in farming also meant that less farm workers were needed, and they could leave the land to industrial towns. Better metals and richer fuel also contributed to industrialization by creating the steam engine, an integral machine to industrialization which powered factories, locomotives, and ships. The new steam engines used coal and iron, both in their construction and as fuel, increasing demand for these resources. Roads, canals, and railways changed Britain dramatically, connecting Britain and allowing goods to be sent over long distances. Visually, the revolution was clear in the new industrial towns, with smoking factories dominating the skyline. The cities were horrible to live in, overcrowded and dirty with dangerous conditions in the factories and strict rules and punishments. The Industrial Revolution saw mechanization in factories of the textile industry, which was previously manufactured in the home, creating the term cottage industry. Now, production could be increased on a large scale because of new inventions such as the spinning mule and the power loom. The iron industry developed with Henry Bessemer's inexpensive process for mass-producing steel. Iron and steel were key materials for constructing the tools and machinery, steam engines, and ships needed for the industrial progress. Industrial labor opportunities drew people to the cities from the countryside, to such an extent that in 1750 only 15% of the population of Britain lived in towns. By 1850, over 50% of the entire population of Great Britain lived in either a town or a city, and by 1900 it was 85%. London had 4.5 million people, Glasgow 760,000, Liverpool 685,000, and Manchester and Birmingham 500,000. Great Britain was the birthplace of the Industrial Revolution and was the only mature industrial economy for a long time. Historians have speculated that this was because, as an island, there was relative peace and stability for Britain compared to mainland Europe. Rather than spending on a large defensive standing army, capital could be spent on other ventures, and there was confidence for investors. Native resources were also abundant and readily available for initial technological developments and inventions. Engineers and inventors were also respected and encouraged in British society and were backed by wealthy patrons. A powerful navy and an empire bringing in vast wealth from its colonies also contributed to the catalyst for industrialization before others. Nevertheless, Germany, France, Switzerland, Belgium, and the United States soon emulated Britain's industrial change, and by 1900, Britain would no longer be at the top, with the United States as the world's leading industrial nation in the 20th century. तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, लेट 1700 में ये स्टार्ट हुआ था, जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई थी। रिवोल्यूशन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खासकर बिगिन हुआ था। पहले जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम जो है छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री में होता था, पर उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई थी, जिससे कि क्या होता है शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका और जो रहने की कंडीशंस थी वो बिगड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एक साथ, क्योंकि फैक्ट्रीज खुल रही थी, उनमें बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा था। इन फैक्ट्रीज की वजह से कल्चरल चेंजेस भी काफ़ी सारे आए थे, रिवोल्यूशन आए थे। ज़्यादातर लोग जो है पहले गाँव में रहते थे और फार्म्स में काम करते थे, खेतों के अंदर, मगर रिवोल्यूशन में क्या हुआ, जो लोग हैं वो सिटीज़ में आ गए और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, जिससे सिटीज़ जो हो गई वो ओवर क्राउडेड हो गई, अनसैनिटरी हो गई, साफ़ सफाई की ज़्यादा जगह नहीं थी। जैसे आप दिल्ली वाली शहर में अगर आप जाके देखोगे तो आप समझोगे। ट्रांसपोर्टेशन जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था इसमें। पहले जो लोग थे वो घोड़े या से यात्रा करते थे या चल के यात्रा करते थे या बोट से यात्रा करते थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो है रेल
आई, स्टीम बोट्स आई, ऑटोमोबाइल आई, जो आपकी गाड़ियां होती है वो आज बननी स्टार्ट हुई, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हो रहा था, ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आए थे। जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी ब्रिटेन के अंदर, तो वो नए इनोवेशंस करते थे। वर्किंग कंडीशंस में जो है लोगों के लिए फैक्ट्रीज में, वो ये एक ड्रॉबैक था, क्योंकि जो लोग काम करते थे फैक्ट्री में उनके लिए जो वर्किंग कंडीशन थी वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे लेसेज फेयर वाला मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत कम दखल नहीं देती थी उसमें, तो जो कानून थे वर्कर्स के लिए उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो नहीं थे। उनकी वर्किंग कंडीशन काफ़ी डेंजरस रहती थी, बहुत ज़्यादा घंटों के लिए उन्हें काम करना पड़ता था, और चाइल्ड लेबर भी उस टाइम पे प्रिवलेंट था। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एक टाइमलाइन भी है मेरे पास, मैं आपको पीडीएफ में उसको सेंड कर दूंगी, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में सारा हमने बता रखा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हर ईयर आपको दे रखा है, ईयर वाइज ईयर, कि इस साल में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए क्या हुआ था। जैसे 1712 में पहला स्टीम इंजन इन्वेंट किया था थॉमस न्यूकमन ने, और जो है सोर्स ऑफ पावर बन गया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए स्टीम इंजन। इसके अलावा 1846 के अंदर एक सुइंग मशीन आई थी, जो कि एलियस होवे ने डिजाइन जो है इन्वेंट की थी। 1886 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना हुई थी। 1914 में जो है जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसको हम ये देखते कि 1914 में ये जो है वर्ल्ड वॉर 1 के कारण आपका जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो खत्म हुआ था 1914 में। तो दो आपके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड जो आपका हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर जो सेकंड जो हमारा पड़ाव आता है वो आता है ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियनिज्म का मतलब होता है जब आपकी मजदूर जो होते हैं वो एक साथ मिलके अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक यूनियन बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे क्या था, जो मजदूर हैं वो इतने ज़्यादा एक साथ नहीं थे इस टाइम से पहले, ट्रेड यूनियनिज्म से पहले। सो उनका जो है शोषण बहुत होता था, गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ खास लॉ नहीं बना रखे थे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो मजदूर हैं उन्होंने ही साथ में आके अपनी यूनियंस क्रिएट की थी, ताकि वो जो मैनेजर हैं उनसे अपनी डिमांड्स को मनवा सके। तो ट्रेड यूनियनिज्म की कुछ खासियतें हैं कि वर्कर्स ने इसको ट्रेड यूनियन को फॉर्म कराया था ताकि वो अपना हक के लिए आवाज़ उठा सके। इसके पीछे की बेसिक फिलोसफी ये है कि कलेक्टिव सपोर्ट से मैनेजमेंट को भी आप अपने झुका सकते हो, मैनेजमेंट को अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उनको मना सकते हो, अगर आप एक साथ आ जाओ तो एक साथ आने में ही पावर है, यही इसकी बेसिक फिलोसफी थी। यूनियन क्या करती थी, स्ट्राइक्स कर देती थी, काम को बहुत ही स्लो कर देती थी, या काम छोड़ के चली जाती थी बीच में, बॉयकॉट कर देती थी। तो इस तरह के वो हथकंडे अपनाती थी ताकि मैनेजमेंट है उनकी वो बात सुने। ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट ने बहुत सारी पर्सनल प्रैक्टिसेस को जन्म दिया था। पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल का मतलब ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है, ये पर्सनल मीन्स जो आपके यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल। तो बहुत सारी जो है पर्सनल प्रैक्टिसेस का इनसे जन्म हुआ, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग है, एक साथ मिलके आप जो है बार्गेनिंग करते हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहीं पे मजदूर जो है हड़ताल कर देते तो मैनेजमेंट उनके साथ बैठ के, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ बातचीत करती है, कुछ डिमांड्स मजदूरों की मानी जाती है, कुछ डिमांड मैनेजमेंट की मानी जाती है, तो ये बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको बोलते हैं। ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम आए, कैसे उनके ग्रीवेंसेस जो हैं, जो उनकी मुसीबत, जो भी उनके इश्यूज हैं उनको कैसे दूर किया जाए। आर्बिट्रेशन आई, लोग के द्वारा जो है उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस आई, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के प्रोग्राम्स आए कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो, उसके अलग अलग प्रोग्रामों ने जन्म लिया। तो ट्रेड यूनियनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मजदूर हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो एक साथ आए थे, उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किया था।
इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत फेमस है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है इसको बनाया था और इसके कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। यहाँ स्पेशलाइजेशन की बात हुई थी, यहाँ पे साइंटिफिकली वर्क को करने की बात हुई थी। साइंटिफिकली आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको अपने यहाँ पे जब चूज़ करेंगे तो उसको रखेंगे, काम को कैसे करना है, कितना टाइम लगाना है, टाइम स्टडी हुई थी, मोशन स्टडी हुई थी। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात यह है कि इसका जो है मैनेजमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, गहरा प्रभाव रहा है, खास करके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिश्तों के ऊपर। इसमें मैनेजमेंट में प्रोफेशनलाइजेशन आया था, ह्यूमन इंजीनियरिंग आई थी कि आप जो है जो ह्यूमन्स हैं, जो इंसान है, उसको भी किस तरीके से ढालें कि वो जो है बेस्ट से बेस्ट काम आपको निकाल के दे। तो प्रोफेशनलाइजेशन की यहाँ बात हुई थी, स्पेशलाइजेशन की बात हुई थी। क्रिटिक्स भी है इस अप्रोच की। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देती है और ये ह्यूमन फैक्टर पे ध्यान नहीं देती। ये जो मजदूर है, वर्कर है, उनको इंसान की तरह नहीं देखती है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान देती है कि साइंटिफिकली हम काम को कैसे अच्छे से करें। बट वहाँ जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके आपस में कैसे रिलेशन है, वो खुश हैं, वो खुश नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन फैक्टर है, उस पर ये ध्यान नहीं देती थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन को एक टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम की तरह देखती थी। तो टेक्नोलॉजी के लिए है और इकोनॉमिक आपका जो है इकोनॉमिक्स जो होती है, पैसे उससे रिलेटेड है। तो ये टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम की तरह देखती है, ये एक ह्यूमन सिस्टम की तरह उसको नहीं देती। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इसके बारे में ये कुछ अपने डाउट्स रखे थे। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिनमें से 4 जो आपके HRM से रिलेटेड है कि एक ट्रू साइंस बनाना, जो आपकी वर्कर्स हैं उनका जो सिलेक्शन करो आप और उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो वो साइंटिफिक होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे ही वर्कर्स का सिलेक्शन करो जो आपकी जॉब के लिए फिट बैठते हो, और आपकी जो ट्रेनिंग है, उनको जो आप ट्रेनिंग दो काम की, वो साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो काम के लिए आप उनको लगा रहे हो उसी काम के लिए आप ट्रेनिंग दोगे और उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दो, मतलब इस तरीके की ट्रेनिंग दो कि वो उसके एक्सपर्ट बन जाए। मैनेजमेंट और वर्कर्स में एक फ्रेंडली कोऑपरेशन हो, फैमिली जैसा रिलेशन नहीं हो बट एक कोऑपरेशन हो कि मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे के साथ काम करें और हर एक वर्कर को उसके फुल पोटेंशियल के ऊपर पहुंचाना है। ह्यूमन इंजीनियरिंग का जो काम करोगे आप कि वो अपना जो पूरी योग्यता है, जितनी भी पूरी क्षमता है, आप उसको उसमें से निचोड़ लो। तो उसका पूरा आपका वर्कर की जो है उसको फुल पोटेंशियल के ऊपर आपको लेके जाना है। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच आई हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है, इन्होंने एम्प्लॉय की स्किल और उसकी जॉब को मैच करने की बात कही। सो इससे पहले आप क्या करते थे, आप एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रख लेते थे, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते थे और फिर वो अपना काम करना स्टार्ट करते थे, धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइज हो जाते थे। पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने क्या बात की कि आप जो एम्प्लॉय हैं पहले से ही उसके अंदर जो स्किल है, उसके अंदर जो काबिलियत है, जो पहले से ही उसके अंदर मौजूद है, उसको आप जॉब के साथ मैच करो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली बहुत टैलेंटेड होते हैं मैथ में, तो आप उनको कैलकुलेशन से रिलेटेड जॉब दो। सारे लोग नेचुरली मैथ में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली मैथ में बहुत, इनकी स्किल होती है, उनके अंदर टैलेंट होता है कि वो मैथ में बहुत अच्छे, तो उनको उस हिसाब से जॉब दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अगर वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो उनको उस हिसाब से जॉब दो जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आप एम्प्लॉयज़ की स्किल को उनकी जॉब से मैच करो। ह्यूगो मंस्टरबर्ग जो है, इसने बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है कि जॉब्स की को एनालाइज करना, उनके जो है मेंटल और इमोशनल रिक्वायरमेंट जो चाहिए होगी, एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग डिवाइस, कि हर जॉब को करने के लिए एक मेंटल रिक्वायरमेंट होती है, एक इमोशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो हर जॉब को करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है, हर जॉब को करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है। तो इसको एनालाइज करना कि कौन सी जॉब को करने के लिए आपको कितनी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, और फिर टेस्टिंग डिवाइस बनाना जो इस चीज़ को टेस्ट कर सके कि किस व्यक्ति में ये कितनी इमोशनल या मेंटल इंटेलिजेंस है और उस जॉब के साथ मैच होती है या नहीं। तो इसके लिए ह्यूगो मस्टनबर्ग ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। इस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की वजह से सिलेक्शन
एम्प्लॉयज जो वर्कर है उनकी सिलेक्शन, उनकी प्लेसमेंट, उनको जो भी आप असाइन कर रहे हो साइन करने में, उनकी टेस्टिंग करने में और उनको ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा एडवांसेस आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपने तरक्की की थी। नेक्स्ट जो हमारा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर स्टेज आती है वो आती है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बाद एक नया दौर आया ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स अपने जो काम करने की जगह हैं उसके सोशल कंटेक्स्ट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं कि सोशल जो एनवायरनमेंट है उस वर्क प्लेस का वो कैसा है, उसकी तरफ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो अच्छा होगा तो उनका काम अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं होगा तो काम अच्छा नहीं होगा, चाहे आपका वर्क प्लेस टेक्नोलॉजिकली कितना ही एडवांस हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में दूसरी जो चीज़ें हैं वो कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर उसका सोशल एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो आपके जो वर्कर्स है वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएंगे। ये कहती है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। सो ह्यूमन रिलेशंस, इस मूवमेंट के अंदर ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर जोर था, जो रिश्ते इंसानी रिश्ते जो होते हैं उनके ऊपर इसमें कॉन्सेंट्रेट किया गया था। तो ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट क्या होती है? ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट में होथरोन एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे काफ़ी सारे, जिससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था इन एक्सपेरिमेंट की मदद से। होथरोन एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जहाँ ये कंक्लूजन निकाला गया था कि जो आपके वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे उनकी फीलिंग्स और उनके एटीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है, ना कि फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशंस का। तो वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ये उनकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर वर्कर्स खुश हैं, उनकी फीलिंग्स अच्छी है, उनका एटीट्यूड अच्छा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, और अगर नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। इनफॉर्मल ग्रुप जो है उसके रोल को पहली बार उजागर किया गया था। जैसे फॉर्मल ग्रुप्स तो होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट है, उसके लोग 4 लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, उनकी टीम है, तो फॉर्मल रिलेशंस होते हैं उनके बीच में, तो फॉर्मली एक टीम होती है, ग्रुप है। तो हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल लेके देते हैं हम कॉलेज का एग्जांपल, कि यहाँ पे भी एक टीम होती है, प्रिंसिपल होता है और टीचर्स होते हैं। सो उनके पीछे फॉर्मल रिलेशंस तो होते हैं कि अगर प्रिंसिपल, हम सोचते हैं प्रिंसिपल अच्छा होगा, वो डिसीजन जल्दी ले सकता है, अच्छे ले सकता है, तो कॉलेज अच्छा चलेगा। तो फॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में तो हाँ सबको पता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट में एक इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में भी को पहली बार जो है वो तवज्जो दी गई थी कि आपकी फैक्ट्री में जो होता है ऐसा नहीं होता कि जो मजदूर काम करते हैं वो बस सर या जो सुपीरियर होते हैं और सिर्फ वर्कर होते हैं, यही रिलेशन उनके बीच में नहीं होता। जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में दोस्ती होती हैं, तो उनके इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ वो लंच टाइम में बैठते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, अपने दुख शेयर करते हैं, सुख शेयर करते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं इनका भी उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी भी वर्किंग प्लेस पे आप अपने वर्कर्स को ये चांस ना दो कि वो अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बातें कर सके लंच टाइम में सही, तो जो आपके यहाँ पे वर्कर जो काम करते हैं वो कभी भी इतनी अच्छी से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक लंच टाइम होता है जहाँ आप अपने जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हो, तो थोड़ा आपका जो है मेंटल टेंशन भी दूर होती है, आप थोड़ा हल्का महसूस भी करते हो और उससे आपके अंदर खुशी भी पैदा होती है। तो इनफॉर्मल ग्रुप के ऊपर इस मूवमेंट जो है सबसे पहले रोशनी डाली गई थी। इसने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखा था। सिर्फ ये नहीं है कि एक काम करने वाली जगह, ऐसे मैकेनाइजेशन के ऊपर इसका ध्यान नहीं था कि लोग जो आते हैं वो मशीन की तरह काम करते हैं और चले जाते हैं। इसने उसको सबसे पहले एक सोशल सिस्टम की तरह देखा था कि ये एक सामाजिक सिस्टम है, क्योंकि इसमें लोग काम करते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, आपस में उनके रिलेशंस होते हैं। और इसने जो सजेशन दिए थे वो ये सजेशन दिए थे कि इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, ताकि आप इंडिविजुअल और जो ग्रुप हैं उनके पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सको। तो इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब होता है कि वहाँ जो आपके लोग काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके जो आपस के रिलेशन है आप उनको इम्प्रूव करो, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के आपस के रिलेशन अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे, उनके बीच में झगड़े कम होंगे, एक दूसरे के साथ देके वो काम करेंगे, खुश रहेंगे वो। ऐसा अगर हंसी खुशी का और कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट होगा तो उससे आपके जो यहाँ काम करते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों के ही जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की एक ये खासियत थी कि इसने इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में जो है पहली बार इसको एम्फेसिस किया था और इसने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखना स्टार्ट किया था।
इसके बाद आता है हमारा बिहेवियरल साइंसेज। बिहेवियरल साइंसेज का जो एरा था उसने मोटिवेशन और लीडरशिप की कई बहुत सारी जो है टेक्निक्स को डेवलप किया था, जिसमें जॉब एनरिचमेंट की टेक्निक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की, आप एम्प्लॉय को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दो, उनको कई जो है एम्प्लॉयज़ के आपकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह देते हो, वो वहाँ आते हैं और जब फैसले हो रहे होते हैं उसमें अपना भागीदारी देते हैं, उनको जो भी बोलना होता है या उसके अंदर वो पार्ट लेते हैं। टू वे कम्युनिकेशन हो, यानी ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताना है कि आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें वो करना है, आज हमारा इतना प्रॉफिट का टारगेट है, कॉस्ट का ये टारगेट है। टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ भी एम्प्लॉयर को बताए कि काम एक्चुअल में कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है काम करने में, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। सो ये नई टेक्निक्स निकल के आई थी आपकी बिहेवियरल साइंस में। और जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है बिहेवियरल साइंस के इस टाइम पे वो थे अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, रेनिस लिकर्ट स्केल। मैनेजमेंट में ये सारे आपने पढ़े होंगे, एक्स एंड वाई थ्योरी वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ें आई थी बिहेवियरल साइंस के अंदर। बिहेवियरल साइंस में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस टाइम पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी है जो ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सारी फील्ड से, इन सारे सब्जेक्ट मैटर से जो है नॉलेज ली गई थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच है, जो लास्ट हिस्ट्री में अगर हम कह सकते हैं लास्ट पड़ाव जो हमारा है, वो है ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। वेलफेयर एरा का ये जो है डोन था, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस एरा से पहले, इस टाइम पीरियड से पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था जितना कि इस टाइम पे बढ़ गया था, इसलिए इसको डोन बोला गया है। डोन का मतलब होता है आपका भोर, कि जैसे सुबह होती है, तो वेलफेयर एरा की ये सुबह थी। इसमें क्या होता है, क्या था कि इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इससे इसका ज़्यादा कंसर्न हुआ था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मतलब सिर्फ जैसे इससे पहले जो था, इससे अब हम इससे ज़्यादा देख रहे थे। इससे पहले जो था, जो पिछले पॉलिसी दी है कि आपको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, साइंटिफिकली ट्रेनिंग देनी है, इस तरह की जो बात होती है कि आपका काम क्या है, सिर्फ रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से और ट्रेनिंग से, बस इन्हीं से मतलब रखो। लेकिन अब जो आया वो था एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट प्रोग्राम्स, क्योंकि ये वेलफेयर रह रहा है कि आप कैसे वेलफेयर बढ़ा सकते हो उनका। और इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम आए थे। इंडस्ट्री के अंदर जो रिलेशन है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से कैसा रिलेशन है, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से कैसा रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट से कैसा रिलेशन है, सोसाइटी से कैसा रिलेशन है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम आया था। एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स काफ़ी सारे चलाए गए थे, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाए गए थे। ये एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे आपको पता है, फ्री हाउस की सुविधा होती है, या मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं, या उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है। तो इस तरह के जो वेलफेयर काम होते हैं, तो ये उसका एरा था ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट वाला। सो ये थी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हिस्ट्री, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इतिहास में कौन कौन से पड़ाव रहे हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ HRM। ये जो हिस्ट्री में हमने अलग अलग वो पड़ाव देखे हैं, अब हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कौन सा कॉन्सेप्ट जो था वो प्रचलित था। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट प्रचलित था, उस टाइम पे क्या, किस तरीके से काम होता था, लोग क्या सोचते थे। तो सबसे पहले हमारा कमोडिटी कॉन्सेप्ट था, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन पैटर्नलिस्टिक, देन ह्यूमैनिटेरियन, फिर ह्यूमन रिसोर्स, एंड देन अब फिर हम आएंगे एमर्जिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। सो कमोडिटी कॉन्सेप्ट जो था, कमोडिटी कॉन्सेप्ट में क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से भी पहले एक सिस्टम प्रचलित था जिसको हम कहते थे गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बिगिनिंग थी। गिल्ड का मतलब होता था बहुत ही क्लोजली निट ग्रुप्स, जो कि सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड करने और वर्कर्स को मेंटेन करने से संबंधित थे। तो कुछ ग्रुप होते थे जो बहुत ही क्लोजली निट होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, एक दूसरे मतलब उनसे इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती, तो क्लोजली निट होते थे वो।
जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसने फैक्ट्री सिस्टम को आगे बढ़ाया, जैसे कि हमने पढ़ा हिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से ओनर्स का जो है मैनेजर से सेपरेशन हो गया। मैनेजर अलग हो गए, ओनर अलग हो गए, क्योंकि अब आपके इतना वर्कर बढ़ गए, इतना काम बढ़ गया, तो ओनर का जो है ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ देख सके, तो उसने मैनेजर्स को हायर करना शुरू कर दिया जो उसके लिए काम करे। सो जो ओनर और एम्प्लॉय के बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप थी ना, ये जो क्लोजली निट ग्रुप होते थे कि एक ओनर होता था, उसके लिए 4 लोग काम करते थे, तो वो 5 लोग थे, ओनर और उसके एम्प्लॉय, वो दोनों मतलब काफ़ी पर्सनल रिलेशन थे, जो हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था इससे पहले, कि उससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले काफ़ी क्लोज रिलेशन होते थे। कि अगर मान लीजिए कोई मजदूर है जो अच्छा काम नहीं भी कर रहा है, तो ओनर उसको निकालता नहीं था, उसको समझा बुझा के कर देना, तो क्लोजली रिलेशन होते थे, काफ़ी पास के रिलेशन होते थे। लेकिन अब क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट हो गई, तो जो ओनर और एम्प्लॉय है उसके बीच के क्लोज रिलेशन दूर हो गई। वैसे भी अब सैकड़ों और हजारों की संख्या में आपके लिए मजदूर काम करने लगे। तो इस टाइम पे लेबर को एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाने लगा, जिसको आप खरीद भी सकते हो और जिसको आप बेच भी सकते हो। तो अगर आप ध्यान याद करो कि हमने जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे लेबर को कमोडिटी के तौर पे देखा जाता था, जिसको आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो जो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम इसी हिस्ट्री में जो हमें टाइम पीरियड पढ़े हैं ना, कि एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट प्रचलित था, अब हम वो पढ़ रहे हैं। कैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक, हम कैसे आए इन टाइम पीरियड के अंदर। सेकंड जो था वो था आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो एम्प्लॉइज थे अब उनको कमोडिटी की तरह नहीं देखते थे, अब आप देखते थे प्रोडक्शन के फैक्टर की तरह, कि प्रोडक्शन करने का एक ये संसाधन है। जैसे आप लैंड को देखते हो, मटेरियल को देखते हो, मशीनरी को देखते हो, उसी तरीके से अब आप एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को भी देखने लगे थे। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट प्रचलित था। जो टेलर है उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो है प्रॉपर सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज की, उसके ऊपर जोर दिया था, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो सके। तो जो एम्प्लॉयज थे उनको ट्रीट किया जाता था जैसे कि आप मशीन्स को ट्रीट करते हो। सो उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, और उसी तरीके से जो है उनको प्रोडक्शन को बढ़ सके वैसे ही उनके लिए जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती थी। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट के मुकाबले थोड़ा अच्छा था, क्योंकि इसमें तो पूरी तरह से आप मजदूरों को, वर्कर्स को जो है वो कुछ समझते ही नहीं थे। आप तो उनको बस समझते थे कि सामान है, जैसे हम बाकी सामान को खरीदते बेचते हैं वैसे इनको बेच लेंगे। ये इसके ऊपर तो इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी इस कॉन्सेप्ट में भी वर्कर्स को इंसान नहीं समझा जाता था उनको। अब आप उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि अगर इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर अभी भी उनको एज ए मशीन आप ट्रीट कर रहे थे, एज ए ह्यूमन आप ट्रीट नहीं कर रहे थे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो था आपका पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सो पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ कि एम्प्लॉयज ने खुद को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, वो एक साथ आ गए और अपनी ट्रेड यूनियन बना ली। तो जो आपका ट्रेड यूनियनिज्म वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट आपका प्रचलित था वो था पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का जन्म हुआ था। जो डेमोक्रेसी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी थी, और कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइम था ये, कि अब वो अपने हक के लिए लड़ सकते थे, बार्गेनिंग कर सकते थे। तो वो स्ट्राइक करे या लॉकआउट करे, कोई भी तरीका करे मैनेजमेंट की जो अटेंशन लेने का, फिर उनके साथ बैठ के बात करने का, ताकि अपनी कुछ डिमांड वो उनसे मनवा सके। इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है इस भी बात को रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो आपके वर्कर्स हैं उनका भी एक हक है अपनी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन का। इसी वजह से एम्प्लॉयर्स ने जो है एम्प्लॉयर्स को, वर्कर्स को काफ़ी सारी स्कीम्स प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी थी। सो जो एम्प्लॉयर्स जो है उन्होंने एक तरह से फादरली फिगर और एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड अपना लिया था अपने मजदूरों के प्रति, कि उनको, क्योंकि यूनियंस थी, जो एम्प्लॉयर है वो भी अभी थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने लगे थे, कि स्कीम बनाने लगे थे, तो उन्होंने एक तरह से ना एक फादर फिगर की तरह वो थोड़ा सा बनने लग गए थे। इसीलिए हम इसको पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वो क्योंकि वो एक फादर फिगर की तरह वो बन रहे थे। वेलफेयर स्कीम इस टाइम पे जो है वो लाई गई थी, जैसे हेल्थ फैसिलिटी हो गई या पेंशन प्लान वगैरह हो गए,
हाउसिंग की फैसिलिटी हो गई। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है, जो दोनों ने ये चीज़ रियलाइज करनी स्टार्ट कर दी थी कि वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले तो यही था कि वर्कर्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट में तो ये था कि वर्कर्स एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। बट अब क्योंकि इन्होंने ट्रेड यूनियन बना ली थी और अब या अपने हक के लिए बात करने लगे थे, अगर ये स्ट्राइक कर देते तो काम नहीं होता, तो दोनों को ये समझ में आने लगा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को, कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। तो ये थी आपकी पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो था आपका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट में क्या था, जैसे पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड कराता था, लेकिन एक फेवर के तौर पे प्रोवाइड कराता था कि चलो ये फेवर मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, एक एहसान के तौर पे। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच एक ऐसी अप्रोच थी जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कुछ ऐसे हक को जो है क्या कहते हैं, कुछ उनको राइट्स दिए गए थे, पहचाना गया था कि ये राइट्स इनके हैं ही हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के तौर पर, और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि इन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में अब मजदूरों को ह्यूमन के एज ए ह्यूमन बीइंग समझा जाने लगा था, और ये समझा जाने लगा था कि इंसान होने के नाते उनके कुछ बेसिक हक है और इन हकों को जो प्रोटेक्ट करना है वो एम्प्लॉयर का काम है। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच में पोर्शन मिलने लगी थी उसको, ट्रेड यूनियन बनाते थे, हक के लिए लड़ते थे, तो अगर उनके कुछ देता था, क्यों स्ट्राइक से डर था, उनको लॉकआउट से डर, तो वो उनको एक फेवर दे देता था, एक फेवर के तौर पे, एक किसान के तौर पर उनकी कुछ डिमांड मान ली जाती थी। अभी भी उनको उस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन अब जो है उन्हें इंसान के तौर पे देखा जाने लगा था। सो जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट वाली जो हमने अप्रोच पढ़ी, यहाँ पे ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट अप्रोच में है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वाली में। तो यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया था कि जो एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ मटेरियल रिवॉर्ड के अंदर ही इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उनको पैसे दे दो ज़्यादा, लेकिन सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है कि सोशली भी वो खुश रहें और साइकोलॉजिकली भी, मानसिक तौर पे भी वो सेटिस्फाई रहें। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होथरॉन एक्सपेरिमेंट जो थे इस टाइम पे वो बहुत वो हुए थे, इसी टाइम पीरियड के दौरान। होथरॉन एक्सपेरिमेंट जिस टाइम पीरियड के दौरान थे उस टाइम पीरियड में भी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट जो था वो और ज़्यादा डेवलप हुआ था, और वर्क प्लेस के ऊपर जो ये एक्सपेरिमेंट हुए थे होथरॉन एक्सपेरिमेंट, इसने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया था अपना। इस अप्रोच को ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच आई इसके बाद वो थी ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट, और इस दौरान इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले बहुत सारी स्टडीज की गई थी ये चीज़ समझने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वर्कर्स का वो क्या कैसे होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बहुत सारी स्टडीज की गई थी। इन स्टडीज से क्या निकला, इन स्टडीज से बिहेवियरल साइंस की जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से की जा सकती है, जो आपके यहाँ पे जो इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं या ग्रुप में जो काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे जो है निकल के आई थी कि बिहेवियरल साइंसेस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक वैल्यूएबल एसेट की तरह पे कंसिडर करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था कि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और ऐसे एफर्ट किए गए थे कि एम्प्लॉय को जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके। तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि उनको एक तरह से ये आप महसूस कराओ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का वो पार्ट है, वो अलग नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे तो उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। इस तरीके से उनको जो है एहसास कराया जाना कि उनको मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट में उनको एक पार्ट देना, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेके आना, या फिर जैसे कि हमने पढ़े थे 2-वे कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल ग्रुप्स का जो रोल था, ये सारी चीज़ें जो है जो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट के अंदर आई थी। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट हम एक स्टेप आगे बढ़ गए थे। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट में उनको एक एग्जाम के तौर पर ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था, और ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट के अंदर अब उनको एक बहुत ही ज़रूरी संपत्ति के तौर पे देखा जाने लगा था जिसको संभाल के रखना ज़रूरी है। जो अमर्जिंग कॉन्सेप्ट है आपका, अब क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को एक पार्टनर के तौर पे देखा जाने लगा। यहाँ पे उनको एज ए एसेट देखा जाता था, संपत्ति के तौर पे, अब उनको पार्टनर के रूप में देखा जाने लगा।
सो पार्टनर के रूप में देखा जाने लगा, तो उनको कंपनी के जो शेयर हैं उसमें भी मेंबर बनाया जाने लगा। वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट किया जाने लगा। बहुत सारे नए नए ट्रेंड निकल के आए, जिससे कि वर्कर्स के मन में ये फीलिंग आई कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी अपनी है, वो वहाँ पे वो कुछ एलियन चीज़ नहीं है जहाँ वो जाते हैं, रोज काम करते हैं, आ जाते हैं, बस सैलरी मिलती है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की है, वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और धीरे धीरे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो अमर्ज होने लगा, वो पैदा होने लगा एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन और एज ए प्रोफेशन। सो अब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो निकल के आ रहा है। सो इस तरीके से आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसका इवोल्यूशन हुआ है। इस तरीके से हम निकल के आए कि सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको कुछ नहीं समझा जाता था, कमोडिटी के तौर पे जिसको आप खरीद बेच सकते हो। फिर उनको थोड़ी वो इंपॉर्टेंस मिली कि उनको साइंटिफिकली मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है, पर फिर भी अभी भी मशीन्स के तौर पे ट्रीट किया जाता था। फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपनी यूनियन बना ली, अपने हकों के लिए बात करने लगे, स्ट्राइक वगैरह का देने लगे, तो जो उनके एम्प्लॉयर है उसने भी उनको थोड़े राइट दे दिए एज ए फेवर। लेकिन अभी तक उनको इंसान के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता था। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट में उनको इंसान के तौर पे ट्रीट किया जाने लगा कि ये इंसान है, इनके सोशल जो है उस सोशल एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट आया जिसमें उनको एसेट के तौर पे देखा जाने लगा, उनके हक और बढ़ गए। और लास्ट में आया आपका मर्जिंग कॉन्सेप्ट जिसमें उनको पार्टनर के तौर पे देखा जाता कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो HRM है इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन के तौर पर कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड रखना है कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। उसके बाद जो लेबर अग्रीमेंट है वो उसको एडमिनिस्टर करना इसका मेन काम हो गया। उसके बाद ये एक कॉर्पोरेट कॉन्शियंस कीपर के तरह काम करने लगा, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज के साथ इसका कंसर्न था। कुछ टाइम बाद इसका फोकस बदल गया साइंटिफिक एस्पेक्ट के ऊपर, ये सिस्टमेटिक टेक्निक से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो, उसको ट्रेन करो, फिर उनकी कंपनसेशन डिसाइड करो। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर एम्प्लॉय जो है उसको प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाता था, कॉस्ट के तौर पे देखा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, आज की जो अप्रोच है, उसमें उनको रिसोर्स के तौर पे देखा जाने लगा, फिर उनको एसेट के तौर पे और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उनको देखा जाता था। तो ये थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हिस्ट्री और इसका इवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट दुनिया में विकसित हुआ है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूं, ये आपका पहला असाइनमेंट है। ग्रोथ ऑफ HRM इन इंडिया के ऊपर ये असाइनमेंट है। आपको एक क्रोनोलॉजिकल चार्ट डेवलप करना है जिसमें इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो कैसे पैदा हुआ, कैसे आया और थ्रू आउट द ईयर्स आज तक इसकी ग्रोथ कैसे रही है। इसके ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है एक चार्ट के तौर पे, और आपको उस चार्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक प्रेजेंटेशन अपनी रिकॉर्ड करनी है। और इस काम को करने के लिए आपके पास जो है वो 1 हफ्ते का टाइम है। आपको ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके मेरे पास सबमिट करानी है, मुझे सेंड करनी है। 1 हफ्ते का टाइम है, 15 सितंबर 2020 तक आपको ये सबमिट करानी है। फिर बता देती हूँ, आपको एक चार्ट के तौर पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिसमें आपको ये दिखाना है कि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे वो डेवलप हुआ। जैसे यहाँ पे हमने स्टेजेस देखे हैं कि पहले कौन सा स्टेज आया, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ, फिर कौन सा स्टेज आया, कौन सा। इसी तरीके से आपको वो सारे ग्रोथ और इसकी जो जेनेसिस है वो सब इसका एक्सप्लेन करना है उस चार्ट के ऊपर। फिर आपको अपनी खुद की एक प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है जिसमें आप उस चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, और ये रिकॉर्डिंग आपको 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके मेरे पास 15 सितंबर 2020 तक भेज देनी है। और ये बहुत ही ज़रूरी असाइनमेंट है। जो भी असाइनमेंट और जो भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो आपको बहुत सीरियसली लेने हैं, क्योंकि अभी हमारे सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तो इनको आप जैसे क्लास में आपको टेस्ट या असाइनमेंट दिए जाते हैं, आप इनको वैसे ही ट्रीट करेंगे। ये था आपका चैप्टर 1। थैंक यू सो मच।